मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसने कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव दोनों को रिजेक्ट किया और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे सोसाइटी के उनको फोकस किया, उनको बेस बनाकर इंडियन नेशनलिज्म का एनालिसिस किया। सो हाय गाइस, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन एनालिसिस को कैसे एनालाइज किया है, राइट, किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इंडियन नेशनलिज्म के रिगार्डिंग में। तो इसके पहले कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जिन्होंने जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडिया का जो नेशन स्टेट बनने का जो जर्नी है या जो टैग है, जो स्टेटस है, उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। द रीज़न इज़ दिस कि जब इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर यूनिटी नहीं हो सकती, और जब यूनिटी नहीं होगी तो जो हमें जो नेशन स्टेट बनने की जो जर्नी है वो कैसे पॉसिबल होगी। दूसरी तरीके से जो नेशनलिस्ट व्यू है उसने सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, राइट, वो ऑलरेडी, जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट था और इसके रूट्स कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडियन पास्ट में खोजने की कोशिश की है। तो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट किया है, कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव इंडियन पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट करते हैं। अब बाद में आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसने कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर आपने मार्क्सिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया है तो पूरा मार्क्सिस्ट थ्योरी दो चीज़ों पर बेस्ड है। पहला क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि हर एक सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होता है, दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस प्रेजेंट होती हैं। एक जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, ऑनरशिप होती है मींस ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि फैक्ट्रीज़। दूसरी होती है वर्किंग क्लास, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ऑनरशिप नहीं होती है, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है उनके। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म का, वो ये है कि जो सोसाइटी में जो ये डिवीज़न है, वहाँ पर ये जो क्लास डिवीज़न हमने देखा, वहाँ पर एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करती है। गेटिंग इट? अपनी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, बचाए रखने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं कि जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव हैं, इन्होंने इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को या इकोनॉमिक फैक्टर्स को तो कंसीडर ही नहीं किया है जब इंडियन नेशनलिज्म का एनालिसिस कर रहे थे। तो ये इनकम्प्लीट है, यू कैन से दैट कि दोनों ही रिजेक्ट कर दिया, दोनों ही व्यू को रिजेक्ट कर दिया मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ने, राइट। तो ये सिंपल सा रीज़न हो गया। रीज़न इज़ दिस कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ने फोकस नहीं किया है जब ये नेशनलिज्म का फिनोमिना या इंडियन नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसे डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म का जो इशू है उसको लेकर जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है या जो मार्क्सिस्ट सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये जो इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है, ये बेस्ड है वही क्लास डिवीज़न के आइडिया पर या इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। तो अगर हमें इंडियन नेशनलिज्म के फिनोमिना को समझना है तो हमें ये समझना होगा कि इंडियन सोसाइटी में जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं या जो क्लास डिवीज़न है, ये किस तरीके का एग्जिस्ट करता रहा है, तभी हम इंडियन नेशनलिज्म के फिनोमिना को समझ पाएंगे। गेटिंग इट? तो पूरे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, ये कॉलोनियलिज्म के टाइम पे क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, राइट, क्या क्या इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुए हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर बताते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म का जो ये जर्नी है, जो फिनोमिना है, कैसे काम किया है। गेटिंग इट? तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस देखते हैं जब इंडियन सोसाइटी के इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक चेंजेस को एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। जो इम्पीरियल सोसाइटी है, इम्पीरियलिज्म है, या इंडियन सोसाइटी है, दोनों के बीच में, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है ना। जो इम्पीरियलिस्ट है, इम्पीरियलिस्ट सोसाइटी है, उसे अपने इंटरेस्ट हैं, राइट, उसे मैक्सिमाइज़ करना है अपने प्रॉफिट को।
गेटिंग इन मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ऑनरशिप बनाकर रखना है, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, राइट। और जो इंडियन सोसाइटी है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये तो एक वन एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि विद इन इंडियन सोसाइटी, जो ये विद इन इंडियन सोसाइटी खुद भी बहुत सारे क्लास कॉन्ट्रोडिक्शन प्रेजेंट हैं। भाई इंपीरियलिस्ट सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी तो दो क्लासिफिकेशन है क्लासेस का, लेकिन विद इन इंडियन सोसाइटी भी क्लास कॉन्ट्रोडिक्शन प्रेजेंट है। गेटिंग इट? सो इंडिया वॉज नॉट ऑलवेज अ नेशन स्टेट। इसे नेशन स्टेट बनाया गया है नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान में, जिससे कि जो मॉडर्न टाइम पे कुछ लोग हैं उनके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं या इकोनॉमिक डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके, या उनको उन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को वो कंट्रीब्यूट कर सकें या ये प्रिजर्व कर सकें, राइट। तो राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने पड़ेंगे हमें। तो पहले हैं एम.एन. रॉय। अपनी बुक इंडिया इन ट्रांजिशन जो 1922 में पब्लिश कराते हैं, उसमें इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है एक पर्टिकुलर क्लास की, और वो पर्टिकुलर क्लास कौन सी है? नेटिव कैपिटलिज्म, या जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लास है, मतलब जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल्स थे, राइट, उनके द्वारा ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट की गई है, ओके। और ये डेवलप की गई थी लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में इन द शैडो ऑफ इम्पीरियलिज्म। राकी मतलब नाम तो बोला गया, इसका नेशनलिज्म ला दिया गया कि भाई हम तो इम्पीरियल जो रूल है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड थे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, उससे। फर्दर चलकर आप नेक्स्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को अगर देखें, आर.पी. दत्त, जिन्होंने अपनी बुक इंडिया टुडे 1947 में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया है, जिसमें कहते हैं कि जो चाहे आप कांग्रेस का सोशल बेस या क्लास बेस देख लो, या नेशनल मूवमेंट का क्लास बेस देख लो, राइट, दोनों ही ओवर द टाइम ऑफ पीरियड चेंज हुए हैं, राइट, बट जो लीडरशिप रहे है वो हमेशा प्रॉपर्टीड क्लास के हाथ में रही है, राइट। जो नेशनल मूवमेंट है, जो कांग्रेस है, ये इसका क्लास बेस हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना गांधीयन एरा, राइट, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, तो ये जो फेजेस हम डिवीज़न करते हैं तो हो सकता है कि चेंज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये देखने को मिलता है कि जो लीडरशिप है वो हमेशा प्रॉपर्टीड क्लास के हाथ पे रही है। चाहे आप एक्सट्रीमिज़म को एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को उठाकर देख लो, चाहे मॉडरेट फेज़ को उठाकर देख लो, चाहे वो गांधीयन एरा को उठाकर देख लो, तो प्रॉपर्टीड क्लास ने ही हमेशा लीडरशिप ली है अपने हाथों में, क्योंकि उन्हें जो प्रॉपर्टीड क्लास है उसे अपने इंटरेस्ट को सर्व करना था, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। तो इनिशियल फेज़ में आर.पी. दत्त कहते हैं कि इनिशियल फेज़ में जो नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट किया था, लीड किया था, वो बिग बुर्जुआइज क्लास थे, राइट। बिग बुर्जुआइज क्लास जैसे कि मान लीजिए जमींदार हो गए, जो लैंडलॉर्ड्स थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे जिनकी अपनी फैक्ट्रीज थी, बहुत सारी लैंड थी, राइट। तो ये इन लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड की। फिर आगे चलकर आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, यही लीडरशिप किसके पास चली जाती है? जो अर्बन पेटी बुर्जुआइज क्लास थी। तो पहले हम इसे कहते हैं मॉडरेट फेज़, और देन आती है एक्सट्रीमिस्ट फेज़। बट हमेशा आप देखोगे कि जैसा आर.पी. दत्त कह रहे हैं कि कोई भी फेज़ क्यों ना आया हो, कोई भी एरा क्यों ना आया हो, जो लीडरशिप है ना वो हमेशा किसके बीच में रही है? प्रॉपर्टीड क्लास के हाथों पे रही है। फर्दर आर.पी. दत्त का एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने गांधी जी को क्या कहा है? द मैस्केट ऑफ बुर्जुआइज क्लास, मतलब जो बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये अपने स्टेटमेंट में
कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लेड किया था। तो आरपी दत्त कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो अच्छा चल रहा था और जैसे ही पीक में पहुंचा था 1922 में इसे विड्रॉ कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि जब इस मूवमेंट ने मिलिटेंट या वायलेंस का रूप ले लिया था तो जो प्रॉपर्टीड क्लास थी ना, उसको थ्रेट, उसको फियर हो गया था, उसे डर आ गया था कि कहीं ना कहीं ये हमारी प्रॉपर्टी ना नुकसान हो जाए इसमें, या जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इम्पीरियलिस्ट क्लास है, वो कहीं खफा हो जाएंगे, कब नाराज़ हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये एलिगेशन लगाते हैं आरपी दत्त। आरपी दत्त कहते हैं कि जो भी नेशनल मूवमेंट की जर्नी रही है वो हमेशा प्रॉपर्टीड क्लास के इंटरेस्ट से डिसाइड हुई है। जब प्रॉपर्टीड क्लास को लगा है कि उसके इंटरेस्ट खतरे में आ रहे हैं, उसने अपने आप को बैकफुट में ले लिया है। जब उनके जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट है उनको सर्व करना है, राइट, तो वो क्या करेंगे, आगे आ जाएंगे, लीडरशिप देंगे। यही सेम चीज़ देखने को मिलती है सिविल डिसओबीडियंस में। सिविल डिसओबीडियंस का भी यही हाल होता है। तो जब प्रॉपर्टीड क्लास को खुद को अपनी प्रॉपर्टी, अपने रिसोर्सेज का खतरा उत्पन्न होता है तो उससे विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। इस तरीके से आप देखोगे कि आरपी दत्त कहते हैं कि इवन जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेड कर रही थी, लीडरशिप प्रोवाइड कर रही थी, उसके भी टू फोल्ड कैरेक्टर हैं। टू फोल्ड कैरेक्टर कैसे? पहला तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जब इसके इम्पीरियलिज्म के साथ साथ कॉन्ट्रडिक्शंस हुए हैं, राइट। जब इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन में आए इनके इंटरेस्ट, तो इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जैसी चीज़ें लेकर आए, राइट। जब इन्हें एट द सेकेंड टाइम इन्हें जब ये खतरा उत्पन्न हो जाता है कि जो मासेस हैं, जो इंडियन पीपल्स हैं, अगर ये मिलिटेंसी अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट, वॉयलेंस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो भी प्रॉपर्टीड क्लास है, इनकी प्रिविलेज, इनकी जो प्रिविलेज मिली हुई थी, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था सोसाइटी में, या इंटरेस्ट मिले हुए थे, ये कहीं ना खतरे में आ जाएं। तो इन्होंने क्या किया है, अपना कोऑपरेशन वापस करके फिर से इम्पीरियलिस्ट पावर या ब्रिटिश पावर के साथ को कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से आरपी दत्त ने कांग्रेस के टू फोल्ड कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है कि एक तरफ तो जब इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट इनके इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करती है, इनके इंटरेस्ट पे कहीं ना कहीं छेड़खानी करती है, तो उससे नाराज़ होकर फ्रीडम स्ट्रगल करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब जो आम जनता है, जो इंडियन पीपल्स है, उनके वॉयलेंस के थ्रू अगर इन्हें खतरा होता है कि नहीं इनके स्पेशल प्रिविलेज या इनकी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, तो ये इम्पीरियलिस्ट पावर के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं, राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आरपी दत्त ने क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट, अगर AR देसाई के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको हम 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, और आप हर एक फेज़ में देखोगे उसका सोशल क्लास या सोशल बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा डोमिनेंट क्लास रही है जिसने भी लीडरशिप प्रोवाइड की है। तो 5 डिफरेंट फेजेस में पहले फेज़ में इन्होंने कहा है कि पहला वो फेज़ था, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल का या इंडियन नेशनलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज़ में आप देखोगे कि जो इंटेलिजेंसिया क्लास थी, जो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल जो सिस्टम था, उसके प्रोडक्ट थे, वो लीडरशिप लेते हैं, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट क्लास थी ना उस समय भाई। इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन का पार्ट कौन बन पा रहा था? जो प्रॉपर्टीड क्लास थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे ऑलरेडी, जो ऑलरेडी डोमिनेंट क्लास थी सोसाइटी में। तो यहाँ पर वो नाम लेते हैं राजा राम मोहन रॉय का, राइट, कि ये वो लोग थे जो इंटेलिजेंसिया, सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया क्लास का पार्ट थे, और इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत करी और इसको धीरे धीरे स्प्रेड किया, क्योंकि इनके सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उसमें प्रमोट हो रहे थे। फर्दर AR देसाई कहते हैं सेकेंड फेज़ के टाइम पे कि यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज होता है ना, जब बंगाल पार्टीशन होता है 1905 के आसपास में, स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर होता है।
तो ए आर देसाई कहते हैं कि ये वो टाइम पीरियड था जिसमें जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे या इंडियन कैपिटलिस्ट थे वो उभर कर आ रहे होते हैं। तो वो बात करते हैं इंडियनाइजेशन की या स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की, जिससे कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसमें सर्व हो रहे थे। उनकी अपनी खुद की फैक्ट्रीज़ को प्रमोशन मिल रहा था, राइट, या उनके जो 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 इंटरप्रेन्योरशिप थी, जो उनकी फैक्ट्रीज़ थी, उनको प्रमोशन मिल रहा था। तो अब इसमें से आप कहोगे कि सिर्फ क्या यही चीज़ थी, लेकिन आप जब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर्स पे जोर दिया है। हर एक चीज़ को इकोनॉमिक फैक्टर्स से एनालाइज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है। थर्ड फेज़ में ये कहते हैं कि ये स्वदेशी मूवमेंट को और ब्रॉड लेवल पे ले जाया जाता है, ब्रॉडर सोशल बेस बन जाता है, मासेस तक हम पहुंच जाते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, लेकिन स्टिल जो लीडरशिप है वो किसकी है? वो डोमिनेंट क्लास की है। और स्टिल जो हमारी लीडरशिप, जो लीडर्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डोमिनेंट क्लास की इंटरेस्ट को। थर्ड फेज़, फिर फोर्थ फेज़ आता है जिसमें सोशल बेस और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, राइट। और फर्दर फिर किसकी लीडरशिप है, किसके इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है यहाँ पे? डोमिनेंट क्लास का। फिफ्थ फेज़ में कहते हैं कि देयर इज़ अ राइज ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट। और फिर से जो विद इन कांग्रेस है यहाँ पे क्लास डिवीज़न होता है, राइट। और ये जो पांचों फेजेस हमने पढ़े हैं नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमेशा लीडरशिप नेचर थोड़ा बहुत चेंज होता रहा है, लेकिन एक चीज़ जो फंडामेंटल है पांचों फेजेस में वो ये है कि जो लीडरशिप है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास, जो प्रॉपर्टीड क्लास है, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास, आप इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास कह सकते हो या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास कह सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, इन जो 5-6 हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं यहाँ पे ए आर देसाई का, आर पी दत्त का, देन एम एन रॉय का, तो इससे हमें पता चलता है कि जो नेशनलिज्म का राइज हुआ है इंडिया में फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वो ये बात करता है कि ये जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो इंडियन नेशनलिज्म है, ये डोमिनेटेड रहा है बुर्जुआइज क्लास से, राइट। और हमेशा इसने कैसे काम किया है? जब इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट से इनके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं तो उनके साथ कोऑपरेट कर लिया, जब इनके इंटरेस्ट कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं तो ये जाकर फ्रीडम स्ट्रगल करने लगते हैं। गेटिंग इट? देन कुछ सोवियत हिस्टोरियंस का भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जैसे एनएम गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग कहते हैं कि जो ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिवीज़न हुआ है ना इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, मॉडरेट वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू इंडिपेंडेंस पाना चाह रहे थे, बाद में एक्सट्रीमिस्ट जो वायलेंस का भी यूज़ करके इंडिपेंडेंस में पाना चाह रहे थे। ये आपने शायद पढ़ा होगा, इसकी वजह से ही सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, राइट। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें फिर से दोबारा मिल गए थे ये। कमेंट करके मुझे बताइएगा मॉडरेट लीडर्स कौन थे एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन थे, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। तो एनएम गोल्डबर्ग कहते हैं कि ये जो मॉडरेट फेज में जो ये लीडरशिप थी, ये इसमें सोशल बेस कौन था? वीक कैपिटलिस्ट क्लास। मतलब इंडिया में उस टाइम कैपिटलिस्ट क्लास, जो इंडियन जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो कोशिश कर रही थी उभरने की, राइट, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोका जाए, राइट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो जिसका फ़ायदा हमारे जो बुर्जुआइज क्लास थी, प्रॉपर्टीड क्लास थी, उसको मिले, राइट। और एक्सट्रीमिस्ट क्लास में देखेंगे ये वो लोग थे जो पेटी बुर्जुआइज थे, राइट। तो मिडिल क्लास फैमिली, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बेनिफिटेड पीपल्स, राइट, ये बहुत सारे। तो इस तरीके से एनएम गोल्डबर्ग का कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि चाहे वो मॉडरेट फेज हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट फेज हो, सोशल बेस हमेशा डोमिनेंट क्लास का ही रहा है, जो प्रॉपर्टीड क्लास रही है। ओके, फिर वी.आई. पोलो का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, जो हमारे सोवियत हिस्टोरियन हैं। वो कहते हैं कि इनिशियल फेज़ में जो बुर्जुआई थी ना, जो बुर्जुआ क्लास थी, जो इंडिया की प्रॉपर्टीड क्लास थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाए।
भाई उसके साथ रहकर ही अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट कर सकते थे। इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतनी ज़्यादा इनके पास जो प्रोटेक्शन नहीं थी, राइट, फौज नहीं थी, आर्मी नहीं थी। तो इन्होंने मॉडरेट एक्टिविटीज़ अडॉप्ट की। जो मॉडरेट फेज़ था, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं थे ना कि बोल्ड डिसीजन ले सके। जो 1857 की क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें इन्होंने देखा था कि अगर हम रिवॉल्ट करेंगे, कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे, तो हमारा क्या हाल होगा। तो इन्होंने बेहतर ये समझा कि अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडरेट किया जाए, थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया जाए कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट के साथ में, और अपने इंटरेस्ट को बचाए रखा जाए। लेटर स्टेज में जब इंडस्ट्रियल बुर्जुआइज क्लास के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो लोकल मार्केट को ऑक्युपाई करने के लिए हो, या चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो, राइट, चाहे वो वेल्थ जनरेशन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। तो जब तभी देखोगे आप कि सोशल जो स्वदेशी मूवमेंट आते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है, इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, राइट। तो वी.आई. पाउलो कहते हैं कि फिर इस फेज में आकर जहाँ पर इंडस्ट्रियल बोर्जुआइज के जो इंटरेस्ट थे लोकल मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, राइट, जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट के साथ में, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल को शुरू कर रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, कुल मिलाकर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, जो प्रॉपर्टी क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है सुमित सरकार। उन्होंने एक बुक लिखी है स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जिसमें इन्होंने मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन किया है नेशनल मूवमेंट का, जिसमें ये कहते हैं कि जो मॉडरेट फेज था ना, ये बिग बुर्जुआइज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, डोमिनेट किया गया था, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था ये अर्बन पेटी बुर्जुआइज ने रिप्रेजेंट किया था। ओवरऑल कोई भी फेज रहा हो, रिप्रेजेंट किया गया है बुर्जुआइज क्लास के द्वारा, राइट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल के टाइम पे हुआ था, कहीं ना कहीं वो किसके द्वारा लीड किया गया था? द ट्रेडिशनल लर्नड जो कास्ट है उसके द्वारा, जैसे ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसिया कहा है एंटोनी ग्राम्सी ने। तो थोड़ा सा मैं एंटोनी ग्राम्सी का इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझाना चाहूँगी, ताकि आपको सुमित सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। एंटोनी ग्राम्सी कहते हैं कि ये जो इटालियन मार्क्सिस्ट थे, इनका मानना था कि सोसाइटी में सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही मैटर नहीं करता है, हमें सिविल सोसाइटीज़ और जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी एनालिसिस किया जाना चाहिए, राइट। तो इन्होंने जब सिविल सोसाइटी की बात करी थी तो इनमें दो क्लासिफिकेशन किए थे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको? जो हमारी प्रॉपर्टीड क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको, और जो कैपिटलिस्ट क्लास के आइडियाज़ हैं उसको लेजिटिमेट करने पे हेल्प करते हैं अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करके। कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर जो आइडिया है उसको इतना स्प्रेड कर दिया जाता है कि वो उसको इतना कन्विंस कर दिया जाता है लोगों को कि वो उस लोगों को सच लगता है, राइट। तो एंटोनियो ग्राम्सी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्या हैं? जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन से? जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंसिया क्लास है, राइट। ये एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये लेजिटिमाइज करते हैं इस ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के आइडियाज़ को, ओके। तो जो सुमित सरकार हैं वो कहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टीड क्लास हैं, जो मॉडरेट क्लास थी, फिर बाद में चल के एक्सट्रीमिस्ट क्लास में आते हैं, या ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसिया का काम कर रहे हैं, अगर जो एंटोनी ग्राम्सी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओवरऑल हमें यही देखने को मिलता है कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है इंडियन नेशनलिज्म में, उसने कौन सी अप्रोच अडॉप्ट की है? क्लास अप्रोच को अडॉप्ट किया है, राइट। और जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडियन बुर्जुआइज क्लास को, इंडियन प्रॉपर्टीड क्लास को,
ओके, सो दो कि देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन जो फंडामेंटल इंटरेस्ट थे जो सर्व किए जा रहे थे, प्रोटेक्ट किए जा रहे थे, वो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के ही थे। ओके, और इस तरीके से एनालिसिस करने पर ये पाया जाता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स का रोल रहा है, जो क्लास डिवीज़न का रोल रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है इन द मेकिंग ऑफ नेशन, वो भी इंडियन नेशन। तो आई होप कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया होगा और ये कैसे डिफरेंट है नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से एंड कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव से, ये भी आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर इंक्लूड करना अपने आंसर्स में टू गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स। And yes, thanks for watching. See you in the next video. Please like, share and subscribe my channel to get more videos. And comment ज़रूर करना आज का feedback कि आज का lecture कैसा लगा आपको. Keep learning, keep exploring. Bye bye. Take care.